हाय मुकेश जी। हाय हाय संदीप भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा और इस सुंदर फेलोशिप की सहायता और अपने परिवारजनों की सहायता से आज के दिन में शराब से मुक्त हूँ। वन डे एट अ टाइम सुखी समाधानी जिंदगी जीने के प्रयत्न कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस सुंदर से फेलोशिप और आप सबके साथ की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद कोटा बंदी ग्रुप का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस विषय पे अपने अनुभव शेयर कर पाऊँ। रिकवरी थ्रू द 12 स्टेप्स। मेरी जर्नी भी इस फेलोशिप में उसी कहानी से शुरू हुई थी कि मैं शराब पीता बहुत था। शराब मुझे पचती नहीं थी। शराब पी के मैं अनाप शनाप काम किया करता था। ये सफर लगभग लगभग 28 साल तक चला। मेरे पिताजी 1992 में गुजरे, मई महीने में। उसके बाद साथ साथ लगभग लगभग जुलाई के महीने से शराब मेरे हाथ में आ गई। मेरी शादी 93 में हुई। लेकिन ये सफर जो था, ये बीमारी जो थी, ये मुझे बचपन से लगी हुई थी। कहते हैं ना कि आत्मा को लगी हुई बीमारी। पहला कदम बोलता है, आई एडमिट आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। तो इस फेलोशिप में आने के बाद में मुझे ये सारी चीजें पहले तो पता नहीं थी। लेकिन इस फेलोशिप में आने के बाद में जैसे जैसे मुझे गाइडेंस मिलती गई, मैंने सारी चीजों के ऊपर में काम किया। मुझे आस्ते आस्ते पता चला कि ये जो बीमारी मुझे, जो 2020 में मैंने शराब छोड़ी और 1992 के पहले ही ये बीमारी मुझे लग चुकी थी। मोर एंड मोर का मुझे प्रॉब्लम था। मुझे हमेशा कुछ अलग, अनोखा चाहिए था। ये मेरी बीमारी थी। मेरी वाइफ बहुत छोटी थी, तभी मैंने उसे लव मैरिज के लिए प्रपोज कर दिया था। वो नाबालिग थी, क्लास 8 में थी जब मैंने उसे प्रपोज किया था। लेकिन वो बीमारी जो मुझे मोर एंड मोर की थी ना, वो मुझे बाद में इस फेलोशिप में आने के बाद में पता चली। मेरे पिताजी मेरे लिए इतना कुछ छोड़ के गए थे कि जिंदगी भर बैठ के हम खाते तो भी कम नहीं पड़ता। लेकिन मेरी मोर एंड मोर, मेरी अय्याशी, मेरे दिखावे ने सारी चीजें खत्म कर दी। कहते हैं ना, कहावत यहाँ पे आने के बाद में ना दिमाग में बैठी। कहते हैं ना, पूत कपूत तो धन क्यों संजय, पूत सपूत तो धन क्यों संजय। वो आज मुझे समझ में आता है कि ये क्या बात है। मेरे पिताजी ने मेरे लिए वो सारी चीजें रख के गए थे जो एक जिम्मेदार पिताजी अपने बच्चों के लिए रख के जाते हैं। सारी चीजें, घर गृहस्थी, प्रॉपर्टी, गाड़ी घोड़ा, बिजनेस, कमाने का जरिया, बैंक बैलेंस, सब कुछ रख के गए थे। लेकिन मेरे मोर एंड मोर ने उन सारी चीजों को खत्म करके ही मैंने माना। मैं बहुत तकलीफ में आया था। माने कहते हैं ना, वो रॉक बॉटम, वो एकदम, मैं ऐसा रॉक बॉटम देख के आया था कि इसके बाद और कहीं जाने की जगह ही नहीं थी। मैं उस पूरे नीचे स्तर तक पहुंच चुका था। नीचे के, माने ऐसा रॉक बॉटम, मैं क्या कहूँ दोस्तों, कि आज भी सोचता हूँ तो मेरे खुद की रूह कांप जाती है। वो मेरा आखिरी दिन, जिस दिन मैं रिहैब गया था, वो आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। लेकिन जिंदगी मुझसे कुछ और चाहती थी, भगवान का मेरे लिए कुछ और प्लान था। मैं आज जो आप लोगों के संग बैठा हुआ हूँ, जो आप लोगों के संग बात भी कर रहा हूँ, ये सारा श्रेय मैं अपनी वाइफ को दूंगा। आज उसके वजह से मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूँ। उसने, उसकी वो जो उम्मीद की किरण थी ना,
वो जगा के रखी थी उसने। 28 सालों तक मुझे झेलती रही, लेकिन हार नहीं मानी उसने। वरना कौन सी ऐसी औरत होगी जिसका पति अय्याशी भी करता हो, गैर औरतों के पास भी जाता हो, पैसे भी उड़ाता हो, सब कुछ करता हो, लेकिन वो हर चीज को परे रख करके मेरे पीछे लगी रही। मैं जिस दिन रिहैब भी गया था, मुझे अच्छे से याद है कि उसने कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया था। 28 सालों में इतना प्यार करती थी मुझे, लेकिन जिस दिन मैं रिहैब गया था, उस दिन उसके हाथ से एक थप्पड़ खाया था। मुझे आज भी याद आता है, तो मैं कभी कभी उसे कहता हूँ कि ये थप्पड़ तूने मुझे पहले क्यों नहीं मारा था। लेकिन खैर, जो डेस्टिनी थी वही हुआ। मैं रिहैब पहुंचा। रिहैब पहुंच करके मुझे तो ए के प्रोग्राम के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी थी, क्योंकि रिहैब में जाने के करीब करीब 13-14 साल पहले हमारे घर के पास में एक रिहैब हुआ करता था, और कैलकाटा का बहुत नामी रिहैब था, सॉरी, ये का फेलोशिप था। मैं वहां पे गया था, मेरी वाइफ मुझे लेके गई थी, लेकिन मैं पहले ही दिन जाके उसको बोला, यार मैं तो इन लोग की तरह ये सारी चीजें नहीं करता हूँ। तो संजोग नहीं बैठा और हम वापस चले आए। और उसके बाद वापस 14 साल बाद मैं रिहैब गया। रिहैब में जाके मुझे ए के बारे में पता चला। रिहैब में मैंने सबसे पहली बार सेरेनिटी प्रेयर देखी। मेरा डर जो था ना, वो मेरे काम आ गया। रिहैब में जब गया ना, तो पहले ही दिन मुझे उस सेरेनिटी प्रेयर में कुछ एक अजीब सा एक फीलिंग मिला हो। जब पढ़ी ना मैंने, तो मुझे छोटा सा रिलीफ मिला। और वहां मुझे एक साथी मिल गया जो मेरा रूम पार्टनर था। उसने मुझे बिग बुक दी मेरे हाथ में और कहा कि इसे पढ़ो तुम मुकेश। उसने मुझे कहा कि तुम पहले पीछे की कहानियां पढ़ो, स्टोरीज पढ़ो, तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ लोग क्यों आए हैं, कैसे आते हैं, किस वजह से आते हैं। कहते हैं ना, बिग बुक में लिखा हुआ है कॉजेज एंड कंडीशन। तुम क्यों शराब पी रहे हो, ठीक है, लेकिन क्यों? और पी रहे हो तो तुमको शराब पचती क्यों नहीं? व्हाट आर द कॉजेज एंड कंडीशन? कारण क्या है कि तू शराब एक नॉर्मल इंसान की तरह पी नहीं सकता। तू बोल तो रहा है कि तू शराब नहीं पी रहा है, लेकिन तेरा कारण क्या है? तू क्यों शराब पी के बहके बहके काम करता है? तू क्यों शराब पी के गलत सलत काम करता है? तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी दिमाग में बैठने लगी। मुझे अच्छे से याद है कि मैं रिहैब में जब था, तो खिड़की से मैं देख रहा था बाहर में लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं, लोग बाहर में चल रहे हैं, लेकिन मैं शेर के पिंजरा की तरह खिड़की के अंदर बंद हूं। इंसान होते हुए मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। मुझे टाइम से उठना पड़ेगा, मुझे टाइम से सोना पड़ेगा। मुझे शाम को 3 बजे रूम में बंद कर दिया जाता था, फिर 5 बजे खुलता था वो रूम। फिर हम इकट्ठा होते थे। मैं रहता तो इंसानों के संग ही था, लेकिन वो जो एक मन में बचपन से लेके जिस दिन तक मैं रिहैब गया, एक खुले सांड की तरह जिंदगी जीने वाला इंसान, और उसे अचानक एक रिहैब की जिंदगी मिली। वो पल, वो मोमेंट, वो आज भी मैं सोचता हूं तो मुझे अजीब सा लगता है। लेकिन वहां जब मैं उस खिड़की के पास खड़ा था और लोगों को देख रहा था ना, कि आम लोग आराम से आ जा रहे हैं, सब खुले हवा में घूम रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ क्यों? वो जो प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि ये क्या है?
व्हाट इज दिस? ये क्या है मुकेश? तू ये क्या कर रहा है अपनी जिंदगी के संग? क्यों ऐसा? मैंने अपने आप को सवाल किया कि मैं क्यों इधर पहुंचा हूं। लेकिन उस आदमी ने मुझे थोड़ा बहुत हेल्प किया, मुझे बताया, बिग बुक को गाइड किया। वो हमारे बीच में नहीं रहे, वो इंसान, कहते हैं ना कि उन्होंने मुझे सिखाया, और वो मेरे रिहैब से निकलने के 4 महीने के बाद वो चल पड़ते। वो रेगुलर आते जाते रहते थे रिहैब में, रेगुलर। बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, और बाहर जाते थे वो ड्रिंक करके आ जाते थे, बाहर जाते थे और वो ड्रिंक करके आ जाते थे। लेकिन उन्होंने मेरे को एक रास्ता दिखा के चले गए। मुझे बिग बुक को परिचय करवाया, बिग बुक से मेरी दोस्ती करवाई, बिग बुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो उन्होंने मुझे बताया, और मैंने उन सारी चीजों को पढ़ा, बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, और मेरे दिमाग में कुछ कुछ बातें आने लगी। मैं जब रिहैब से बाहर आया, तब मैंने रिहैब से बाहर आने के बाद भी रिटेलिएट किया। मेरी वाइफ से झगड़ा किया, उसको गालियां दी टैक्सी में बैठ करके, कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे रिहैब में डालने की। वो एक बीमारी जो मेरी सोच को, मेरा गुस्सा, मेरा ईगो, ये सारी चीजें मेरे को आज भी नजर आती कि मैंने क्या क्या किया था। लेकिन भगवान की दया से मुझे एक ये फेलोशिप मिली। मैं ऑनलाइन मीटिंग से जुड़ा। हमारे कलकत्ता में जो शांति ऑनलाइन ग्रुप था, मैं उससे मीटिंग में जुड़ा। मीटिंग में जुड़ करके आस्ते आस्ते मीटिंग जाना चालू किया। मुझे आज भी याद है कि मैं जब से 2020 से इस फेलोशिप में आया हूं, मैं नवंबर महीने में एक ही मीटिंग करना चालू की थी, और तब से आज तक मैं मीटिंग्स मिस नहीं करने की कोशिश करता हूँ। किसी दिन बहुत ज्यादा काम हुआ तो अलग बात है, नहीं तो मैं मीटिंग्स कभी मिस नहीं करता हूँ। लेकिन आस्ते आस्ते काम करते 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 मुझे बहुत सारी चीजें मिली, बहुत सारे दोस्त बने। मैं मैंगलोर मीटिंग में जाने लगा। मैंगलोर मीटिंग में गया तब मुझे पता चला कि 12 स्टेप करने पड़ेंगे। बिग बुक मेरे को मिल गई थी, मैं पढ़ रहा था, लेकिन उसमें क्या क्या करना जरूरी है ये मेरे को नहीं पता था। मैं अपने सेरेंटी प्रशांति ऑनलाइन ग्रुप में भी मीटिंग करता था, लेकिन वहां पे उतने स्टेप वर्क के बारे में बात नहीं होती थी। तो मैं मैंगलोर ग्रुप में भी जाता था, तो वहां पे जब मैं पहुंचा, और उसके एक वीक के बाद ही वहां पे 12 स्टेप वर्कशॉप होने वाला था। तो मैंने वहां पे लिस्ट में नाम देखे, तो वहां पे लिखा गया था कि ये लोग 12 स्टेप कराने के लिए तैयार है। तो आप अगर जो 12 स्टेप करना चाहते हैं तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि भाई यार ये बहुत जरूरी है और करना ही है। तो मैंने ये नहीं सोचा कि कौन क्या है, कितना नया है, कितना पुराना है। मैंने बस एक जन का नाम देखा और उसको फोन किया और व्हाट्सएप किया कि भाई आप मुझे 12 कदम करवाएंगे क्या? तो उन्होंने मुझे हाँ बोल दिया, और मेरा ये 12 कदमों का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। मैंने 12 स्टेप वर्क करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने जो जो मुझे बोला वो मैंने सारी चीजें की। क्या होता है ना, हम जब भी आते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, हमारे मन में बहुत सवाल रहते हैं, मेरे मन में भी थे। अरे ये क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, ये सारी चीजें मेरे मन में भी थी। लेकिन बचपन से एक आदत थी कि जो भी करना है वो ठीक से करना। शराब पिया, एकदम 100% पिया। अय्याशी की, 100% अय्याशी की। पैसे उड़ाए, 100% पैसे उड़ाए।
ये जो 100% वाली जो चीज थी ना, वो मुझे प्रोग्राम में काम आई। वो मुझे प्रोग्राम में काम आई कि मैंने प्रोग्राम भी किया, तो मैंने बोला जब करना ही है तो ढंग से करो, 19-20 करके फायदा क्या। मैंने ढंग से करने की कोशिश की। उन्होंने जो जो मुझे बोला वो मैंने किया। मुझे बोला गया कि भाई तू ये जो शराब जो तेरी प्रॉब्लम है वो क्यों है, तू पहले इसके ऊपर थोड़ा सा अपना एक लेख बना कि वाई आर यू पावरलेस ओवर एल्कोहल। तू बोल तो रहा है शराब तेरी समस्या है, लेकिन क्या समस्या है, तू मुझे समस्या, तू अपने से अपने बारे में सोच। तो जब मैंने उसने जो कहा वो मैंने किया, तो मुझे काफी सारी चीजें नजर आने लगी। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मोर एंड मोर। मैं क्लास 4 में पढ़ता था और मैं पोर्नोग्राफी के चक्कर में फंस गया था। क्लास 4 में पढ़ने वाला बच्चा पोर्नोग्राफी देख रहा, माने छोटा था, जवान बनने का शौक, फिर आस्ते आस्ते जवान बना, बड़ा बनने का शौक, फिर जैसे बड़ा बना मैच्योर बनने का शौक, हर चीज एडवांस, एक स्टेप एडवांस। ये मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट। टाइम आएगा शादी होगी, नहीं, मुझे ये देखा अभी इसका प्रैक्टिस करना है, ये मेरी बीमारी। क्लास 4 में मैं आउट ऑफ द वे चले गया, मेरे रास्ते अलग अलग दिशा में चले गए। मेरे को जो जवानी में जानना था वो मैंने बचपन में जान लिया, जो जवानी में जो बड़ा मैच्योर होके करना चाहिए था वो मैंने जवानी में कर लिया। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, डिफरेंट वे डिफरेंट स्टाइल। तो एक बुक में बहुत अच्छे से दिया गया, आई वॉन्टेड द डिफरेंट वे एंड इन द डिफरेंट स्टाइल। मेरे पास जो वो नहीं चलेगा, मुझे कुछ अलग चाहिए, अनोखा चाहिए। जो है वो मुझसे मेरे से उसका काम मेरा पूरा नहीं होता, मुझे अलग चाहिए, अनोखा चाहिए। ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी ये मेरी अंदर की प्रॉब्लम, ये जो मेरी एक स्टोरी है जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको सीधे इस चीज के ऊपर लाता हूं। ये इंग्लिश में मैं स्टेप वर्क के बारे में आपको बताता हूं, ये हिंदी में है। आप चाहें तो इसका मैं डिटेल आपको बाद में दे दूंगा, लेकिन मैं जस्ट ये आपके लिए डाल रहा हूं। तो इससे मैं आपको 12 स्टेप्स क्या चीज है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्रश्नों के साथ 12 चरणों की वर्कशीट। किसी नए व्यक्ति के लिए 12 चरणीय कार्यक्रम भारी पड़ सकता है। आप सुधार करने की आध्यात्मिक जागृति तक पहुंचने जैसी नाटकीय अवधारणा को देख सकते हैं और आश्चर्य कर सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से इसका क्या मतलब है। तो व्यवहारिक रूप क्या है इसका, इसका व्यवहारिक रूप है क्या। प्रत्येक चरण की मूल सामग्री के लिए आपका पहला स्रोत आपका प्रायोजक होना चाहिए। सेकेंड पैराग्राफ में लिखता है, इस प्रक्रिया को एक कारण से चरणों पर काम करना कहा जाता है। प्रत्येक चरण में व्यावहारिक चरणों के साथ साथ गहन मानसिक कार्य की आवश्यकता होती है। क्या होती है, गहन मानसिक कार्य की आवश्यकता होती है। 12 चरण हमें समझाने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि हमारी लत
कहां से आती है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो ये लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई। 12 चरण हमें यह समझाने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि हमारी लत कहां से आती है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। इसके लिए बहुत अधिक आत्मनिरीक्षण और आत्मा की खोज की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? आत्मनिरीक्षण और आत्मा की खोज आवश्यक होती है। यही कारण है कि समीकरण में केंद्रित पक्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। क्या है? महत्वपूर्ण तत्व है। यदि आप चरणों पर काम करते हैं, अपने प्रायोजक की बात सुनते हैं और अपनी रिकवरी पर गंभीरता से लेते हैं, तो अपना जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। तो जब मैं ये पढ़ता हूं तो यहां जो लिखा गया है, अगर जो मैं वो नहीं करूंगा तो मेरा काम नहीं होगा। अगर जो मैं कहीं जाता हूं, मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा और क्रिकेट खेलना नहीं सीखूंगा, जैसे मुझे बताया गया है उस तरह से नहीं खेलना सीखूंगा, तो क्या मैं क्रिकेट खेलना सीख पाऊंगा? नहीं सीख पाऊंगा। तो इसी तरह मुझे इन सारी चीजों को ध्यान में दे करके कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मुझे इन सारी चीजों को ध्यान दे के करना है। तो जब हम पहले कदम पे आते हैं, ये बिग बुक का 12 and 12 का दिया हुआ, तो पहला कदम क्या बोल रहा है मुझे? वी एडमिटेड वी वर पावरलेस ओवर एल्कोहल, दैट आवर लाइव्स हैड बिकम अनमैनेजेबल। तो व्हाई इज माई लाइफ अनमैनेज? मेरी जीवन क्यों अस्त व्यस्त है? क्योंकि मैंने अभी आपको मेरी कहानी बताई ना, मेरा जीवन पहले से अस्त व्यस्त था, शराब बाद में आई। शराब ने आके मेरे जीवन को और ज्यादा अस्त व्यस्त कर दिया। शराब तो बाद में आई, मेरे अंदर में मेरी अस्त व्यस्तता पहले आई। कॉजेज एंड कंडीशन। तो मैंने क्या किया? मेरे कॉजेज एंड कंडीशन को खोजने का कोशिश किया। मैं भी यही बोलता था ना, शराब पिया ये हो गया, शराब पिया वो हो गया। मैं पहले अपना मन बना लेता था कि मुझे कुछ गलत करना है, और फिर शराब पी करके मैं एक्सक्यूज बनाता था कि शराब पी ली थी ना, इसलिए मैं रेड लाइट एरिया गया था। शराब पी ली थी ना, इसलिए मैं डिस्को में गया था। शराब पी ली नहीं था, इसलिए मैं जुआ खेलने गया था। लेकिन मेरा दिमाग ने पहले वो सारे प्लान कर लिए थे, और वो मैं कर नहीं सकता हूं, मुझे छुपा के करने हैं। तो मैं किसका सहारा लूंगा? शराब का सहारा लूंगा। शराब का सहारा लेकर के मैं लाइसेंस बनाता हूं, यार शराब पी लिया था ना, इसके लिए वो काम कर लिया। तो पहला सवाल का ये छोटा छोटा डेफिनेशन है, हु कैर्स टू एडमिट कंप्लीट डिफीट। अगर जो आप कंप्लीट डिफीट नहीं मानेंगे, तो आज नहीं तो कल फिर शराब हाथ में आएगी। शराब, शबाब, कबाब, ये तीनों तो मेरे दोष है। मैं सिर्फ शराब छोड़ दूंगा, शबाब रख लूंगा और कबाब रख लूंगा, तो कल शराब और कबाब करने के लिए मुझे शराब की जरूरत पड़ेगी। शबाब करने के लिए मुझे शराब की जरूरत पड़ेगी। तो कंप्लीट डिफीट, मेरे क्या क्या चारित्रिक दोष है मुझे चाहिए। मैं आधे अधूरे नहीं कर सकता हूं। मुझे अगर जो बीमारी निकालनी है तो जड़ से मारना है। जड़ से नहीं मारूंगा तो बीमारी वहीं की वहीं रहेगी। मैं खाली शराब को दोष देता रहूंगा। जैसे हमारे बिग बुक में एल्कोहल इज बट जस्ट अ सिम्टम, द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो उसका निवारण क्या है? उस सेंटेंस का निवारण क्या है? कि मेरा प्रॉब्लम सेंटर्स इन द माइंड। एडमिशन ऑफ पावरलेसनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन। तो मैं पावरलेसनेस हर चीज के प्रति जब करूंगा तो मेरा फर्स्ट स्टेप इन लिबरेशन होगा। रिलेशन ऑफ ह्यूमिलिटी टू सोब्राइटी। ह्यूमिलिटी टू सोब्राइटी।
तो ये दो चीज करूंगा तो ह्यूमिलिटी और सोब्राइटी दोनों की तरफ मेरा लक्ष्य बढ़ेगा। तो मेरे अंदर क्या था, मेंटल ऑब्सेशन प्लस फिजिकल एलर्जी, ये दोनों चीज मेरे अंदर थी। मेंटल ऑब्सेशन भी था, फिजिकल एलर्जी भी थी। मेरा दिमाग अलग प्लान बनाता था और शराब पी करके मैं उन सारे प्लान को पूरा करता था। घर में बीवी है, मुकेश बाबू चले दूसरी दुनिया में, क्या करने, अपनी इच्छाओं को पूरी करने। घर में है लेकिन अलग चाहिए, डिफरेंट चाहिए। अरे वो काला वाला चाहिए, वो व्हाइट वाला चाहिए, वो नाटा चाहिए, वो लंबा चाहिए। दीज आर माई प्रॉब्लम्स, मेंटल ऑब्सेशन। वाई मस्ट एवरी ए हिट बॉटम। तो भगवान की दया से मैं अपना रॉक बॉटम तो हिट करके आया था, तो बच गया। तो इसी तरह से ये जो 12 कदम है, इन सारे कदमों का हमको बिग बुक से ये डिटेल मिलता है। हमें इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये 12 का ये स्टार्टिंग है खाली। ये 12 एंड 12 का कंटेंट है, प्रीफेस है, फॉरवर्ड है। यहाँ पे जस्ट ये छोटे छोटे पॉइंट्स दिए जो रेड रेड के साथ है, वो सेम वही चीज है। मैंने जस्ट रेड को दे करके वहां पे पॉइंट्स बैठा दिए। स्टेप 2, केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन अ सेल्फ कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी। सैनिटी कौन सी? सिर्फ शराब से न जीवन से। कौन सी सैनिटी चाहिए? सिर्फ शराब से चाहिए। मैं 2020 में शराब छोड़ दी थी। मैं 2022 तक अनमैनेजेबल था। दूसरी लड़कियों को देखता था, दूसरी की गाड़ियों को देखता था, दूसरे की बीवियों को देखता था, दूसरे के हाथ में घड़ी देखता था, दूसरे के पैर में जूते देखता था। ये सब मेरी अनमैनेजेबिलिटी। व्हाट कैन वी बिलीव इन? ए डज नॉट डिमांड बिलीफ। ए नहीं मांगती है बिलीफ। 12 स्टेप्स आर ओनली सजेशंस। 12 कदम सिर्फ सजेशन है। अच्छा लगे करो, नहीं अच्छा लगे छोड़ दो। इंपॉर्टेंस ऑफ एन ओपन माइंड। क्या ओपन माइंड है? न सिर्फ शराब को ही दोष देना है, शराब से ये हुआ, शराब से ये हुआ, शराब से ये हुआ। ओपन माइंड। बीमारी क्या है? बीमारी वैरायटीज ऑफ वेज ऑफ फेथ। कितनी वैरायटीज ऑफ फेथ है? कौन सा फेथ चाहिए? सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए एज हायर पावर। क्या मैं ए को अपना हायर पावर मानता हूं? तो मैं अगर जो मानूंगा, कहते हैं ना भगवान पत्थर पे भी भगवान मिलेंगे, लेकिन मैं मानू तो सही। पहले मानू तो सही। लाइट ऑफ डिsillusion, रोड ब्लॉक्स ऑफ इंडिफरेंस एंड प्रेजुडिस, लॉस्ट फेथ फाउंड इन ए। मेरा खोया हुआ जो भरोसा था ना, वो मुझे ए में मिला। इन 12 कदमों के परिणाम स्वरूप मुझे पता चला, यार मुकेश तेरी तो खाली शराब नहीं, तेरा जिंदगी पूरा प्रॉब्लम में है। तेरी जिंदगी प्रॉब्लमेटिक है। यू आर नॉट अ ड्रिंकर, यू आर प्रॉब्लमेटिक ड्रिंकर। प्रॉब्लम्स ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी एंड सेल्फ सफिशियंसी। नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंकिंग, ये हमेशा मेरा केंद्र रहा है। मैं पॉजिटिव को नेगेटिव सोचता और नेगेटिव को पॉजिटिव सोचता था। गलत काम करने जाता था तो पॉजिटिव सोचता था। गलत काम जब करने जाता था ना, तो शराब पी करके मैं उसको अरे यार क्या है, मैं तो अय्याशी कर ही सकता हूं ना। अरे मेरे पास तो पैसा है, मैं जुआ खेल ही सकता हूं ना। भले लाखों करोड़ बाजार में देने बाकी हैं, पैसे देने बाकी है, गाड़ी खरीद लो। ये मेरा प्रॉब्लम। दिखावा जितना है उससे ज्यादा दिखाना मेरा प्रॉब्लम। सेल्फ राइटियसनेस, मैं जो सोच रहा हूं वो सही है, दूसरे जो सोच रहे वो नहीं। डिफाइंस इन एन आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्कोहलिक्स, एकदम 100% ट्रू।
स्टेप 2 इज अ रैलिंग पॉइंट टू सैनिटी। क्या है स्टेप 2? अ रैलिंग पॉइंट टू सैनिटी, पॉइंट टू सैनिटी। तो पॉइंट टू सैनिटी को मैं किस तरह पकड़ना चाहता हूं? मैं कैरेक्टर डिफेक्ट पे काम नहीं करना चाहता हूं, मैं खाली शराब को ही दोष दूंगा, शराब के वजह से ये हुआ, शराब के वजह से वो हुआ, शराब के वजह से ये हुआ। तो सैनिटी मुझे किन किन चीजों से चाहिए? मुझे कैरेक्टर डिफेक्ट से चाहिए, तो मुझे भगवान से मांगना पड़ेगा, गॉड आई एम पावरलेस ओवर माई कैरेक्टर डिफेक्ट दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। हर चीज का रास्ता पहले कदम से ही होता है, वो उड़ के नहीं होता है। एल्कोहलिक्स अनोनिमस में हम लोग अल्कोहल लिखते हैं, सेक्सोहलिक्स अनोनिमस में वो लोग लस्ट लिखते हैं, नैर्कोटिक अनोनिमस वो लोग ड्रग्स लिखते हैं। राइट रिलेशन टू गॉड, तो राइट रिलेशन टू गॉड मुकेश का कैसे बनेगा? वो सच बोलेगा कब? पहले खुद से, पहले खुद से। तो सच ही नहीं बोलेगा तो वो क्या करेगा? वो नहीं कर पाएगा ना। तो ये सारी चीजों को करना ही पड़ेगा। मैं चाहे कुछ भी बोलूं, लेकिन अगर जो मैं नहीं करता हूं तो मुझे नहीं मिलेगा। स्टेप 3 में क्या बोलते हैं? मेड अ डिसीजन टू टर्न आवर विल and our lives over to the care of God as we understood him। तो as we understood him मैंने लिखा, तो कौन सा भगवान? कहां का भगवान? शिव जी, पार्वती जी, हनुमान जी, जीसस क्राइस्ट, अल्लाह, कौन? मेड अ डिसीजन टू टर्न अ विल, विल पहले क्या आ रहा है? विल, उसके बाद लाइफ, पहले क्या आई? विल, मेरी इच्छाएं, मेरी इच्छाएं पहले आ गई, उसके बाद मेरा जिंदगी। ओवर टू द ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम, अपने अंदर के भगवान, एक का भगवान, द गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। कौन से भगवान को तू मानता है? अपने अंदर के भगवान को तो जगा ले, बाकी दुनिया के सब भगवान तुझे मिल जाएंगे। हर भाई के अंदर तुझे भगवान मिल जाएगा, हर बहन के अंदर में तुझे भगवान मिल जाएगी, लेकिन अपने अंदर के भगवान को तो जगा। कौन से भगवान की बात कर रहा है तू? किस भगवान के पास जाकर के सरेंडर करेगा? स्टेप 3 इज लाइक इन ओपनिंग अ लॉक डोर, जो बंद दरवाजा था उसे खोलना है अपने अंदर के भगवान के द्वारा। जिस भगवान को आप मानते हैं, आप जिस भगवान को मानते हैं, उस भगवान के द्वारा आप उस बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। कैसे? अपने अंदर की गंदगी को बाहर निकाल करके। अपनी अंदर की गंदगी बाहर निकालूंगा तो अपने आप शराब साफ साफ हो जाएगी। शराब तो ऐसी ही बला है, अच्छे काम करना चाहो तो शराब पी करके अच्छे काम भी कर सकते हो, शराब पी करके गलत काम करना चाहो तो शराब पी के गलत काम भी कर सकते हो। लेकिन मेरा माइंडसेट तो बचपन से ही खराब है, मुझे गंदे काम करने के लिए ही शराब की जरूरत पड़ती है। मैंने कभी सही काम के लिए शराब को हाथ नहीं लगाया। मैं आज जब भी रिफ्लेक्शन में जाता हूं, मुझे ऐसे ही लगता है कि शराब तो इज रियली जस्ट बट अ सिम्टम। दूसरा पॉइंट क्या? हाउ शैल बी लेट गॉड इन टू आवर लाइफ, मैं भगवान को अपने अंदर कैसे आने दूं? कैसे अंदर आने दूं? अपने अंदर की सफाई करके। मेरा अंदर का जो भगवान है, अगर जो मैं अंदर में कचरा भी रखूंगा और भगवान भी रखूंगा तो काम नहीं होगा ना। मुझे कोई भी एक तरफ जाना होगा। मुझे दिल्ली जाना है तो मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं बॉम्बे जाना है तो मैं बॉम्बे जा सकता हूँ। मैं दिल्ली बॉम्बे दोनों नहीं जा सकता हूँ। या मुकेश दिल्ली जाएगा या बॉम्बे जाएगा। मैं थोड़ी थोड़ी सोचूंगा, थोड़ा थोड़ा अभी यार शराब छोड़ देता हूँ ना, बाकी सारी चीजें बाद में छोड़ूंगा। तो वो वही रास्ता मुझे आज नहीं तो कल रिलैप्स की ओर लेके जाता है। विलिंगनेस इज द की। तो क्या है? इच्छुकता उसकी चावई है। डिपेंडेंस एज अ मीन्स ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर जो मैं डिपेंड करूंगा तो मुझे एक इंडिपेंडेंस मिलेगी। डेंजर्स ऑफ सेल्फ सफिशियंसी, अपने हिसाब से कुछ नहीं चलने वाला है। मेरे हिसाब से कुछ नहीं चलने वाला है मुकेश, तेरे हिसाब से कुछ नहीं चलेगा। सही और गलत तू बचपन से जानता था, सही और गलत को डिफ्रेंशिएट कर। क्या तू ये सही कर रहा, क्या तू ये गलत कर रहा? बस इतना छोटा सा सिंपल प्रोग्राम है।
सही और गलत के बीच का ये इतना बड़ा अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम एकदम दो शब्दों के बीच में है, सही और गलत। टर्निंग अ विल ओवर टू हायर पावर। ये हायर पावर भी बार बार हायर पावर कहाँ, कौन सा हायर पावर? यही यही सवाल अपने आप को करना है। मेरा हायर पावर, मेरा हायर पावर, मेरी उच्च शक्ति, मेरे अंदर का भगवान। मेरे अंदर में दो जन बैठे हुए हैं, मेरा राम, मेरा रावण। भगवान, मेरा शैतान। मेरा भगवान, मेरा शैतान। अभी गलत काम करने की सोच लूं, मेरा शैतान जाग जाएगा। अभी अच्छा काम करने की सोच लूं, मेरा भगवान जाग जाएगा। मिसयूज ऑफ विल पावर का मिसयूज करता हूं मैं। मेरे को पता है मैं दूसरे की औरत को देख रहा हूं, गलत कर रहा हूं, लेकिन अरे यार, ऐसा यार, ये मेरी प्रॉब्लम है। मेरे को पता है मेरा औकात नहीं है, लेकिन मेरे को दूसरे की गाड़ी अच्छी लगता है। अरे यार देख भगवान, मेरे को ऐसी मिलनी चाहिए। ये भी मेरा विल पावर, मिसयूज ऑफ विल पावर। सस्टेन्ड एंड पर्सनल exertion necessary to confirm God's will. कंफर्म टू गॉड्स विल कैसे करूं? गलत चीजों को सोचना बंद करूंगा तब, उसके पहले नहीं। स्टेप 4, मेड अ सर्चिंग एंड फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री ऑफ आवर सेल्स। तो स्टेप 4 जो है, मेड अ सर्चिंग फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री ऑफ आवर सेल्स। किसकी? खुद की। तो अगर जो मैं स्टेप 4 में मेड अ सर्चिंग एंड फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री नहीं करूंगा, तो स्टेप 5 में किसको बताऊंगा? क्योंकि मैंने तो की नहीं है। ये फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री की क्या? लिखा क्या? जवानी कैसे आई, जवानी के बारे में कैसे पता चला, गलत गलत काम क्या किए थे। न खाली शराब को ही दोष दे दिया, शराब पी के ये किया, शराब पी के वो किया, वो पी के वो किया, वो करके वो किया। किया किसने? तूने। शराब ने थोड़ी किया, किया तो तूने। किया मुकेश तूने। गलत काम तूने किए, इधर उधर मुंह तूने मारा, दूसरे के पैसे तूने उड़ाए, अपने पिताजी के पैसे को गलत तूने खर्चा किया। तो उसमें शराब का क्या दोष? सब तो तेरा दोष। तेरे को दूसरे की मर्सिडीज देख के मर्सिडीज चाहिए, तेरे को दूसरे के हाथ में राडो देख करके तेरे को सिटीजन नहीं चलती है। दूसरे महंगा शर्ट पहना तो तेरे को वो चाहिए। बाप की रखी हुई संपत्ति तो तू उड़ा चुका है, अब कर्जे लेकर के भी तो फुटानी छोड़ नहीं रहा। तो सर्चिंग फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री, ये क्या क्या किया है पहले लिखो तो सही मुकेश। जब तक लिखोगे नहीं आगे 5वें कदम में, तो अभी उन लोग को थोड़ी बताना, पहले तू लिख तो सही। तू लिखेगा ही नहीं तो बताएगा किसको? लिखेगा ही नहीं तो बताएगा किसको? पहले लिख तो सही। इसके लिए तो ब्लैक एंड व्हाइट करने बोला गया है। क्योंकि मैं अंदाजी जब भी करता हूँ तो परफेक्ट नहीं होता, अंदाजी कभी भी परफेक्ट नहीं होता। लिखूंगा तब समझ में आएगा। जब लिखा ना मैंने, तब मेरे को भगवान ने रास्ता दिखा दिया कि मैं कैसे शेयर करूंगा। पहले लिखा तो वैसे, जैसे मैंने लिखा, मुझे मेरे भगवान के, मेरे अंतरात्मा ने मौका भी दे दिया और समय भी बता दिया, और मैंने बोलना चालू कर दिया। कुछ नहीं हुआ, बहुत इजी था। लेकिन मैं डरा नहीं। मैंने जो जो गंद काम किए थे वो सारे मैंने बोल डाले, एकदम नहीं डरा। वो जो लिखा गया, मेड अ सर्चिंग फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री ऑफ माई सेल्फ, नॉट आवर सेल्फ, ऑफ माई सेल्फ, ऑफ मुकेश ठक्कर। बचपन में गंदे काम, मैंने आज तक कभी किसी को ब्लेम नहीं दिया। इस ये में आने के बाद मैं भगवान से, आत्मा से कसम खा के बोल रहा हूं, आज तक मैंने कभी किसी को ब्लेम गेम नहीं किया कि उसकी वजह से हुआ। मैंने हमेशा अपने आप को दोषी ठहराने की कोशिश की कि मेरे वजह से क्या गलत था। मैंने लौंडेबाजी की तो मुझे छोकड़ीबाजी का नशा लगा।
मैंने छोकरीबाजी की तो मुझे डिस्को जाने का नशा लगा। स्टेप 4 इज बिगनिंग ऑफ लाइफ टाइम प्रैक्टिस। क्या है? आठवां आठवां पॉइंट, स्टेप 4 इज अ बिगनिंग ऑफ लाइफ टाइम प्रैक्टिस। मैंने 2020 से लेकर अभी तक शराब के साथ साथ मैंने कोई गलत काम नहीं किया दोस्त। मैंने लड़कीबाजी की तरफ ध्यान देता हूं, ना गलत पैसे की तरफ ध्यान देता हूं। शुरू शुरू में प्रॉब्लम हो रही थी, पहले 1.5 साल तक मैं बहुत परेशान था, लेकिन आस्ते आस्ते ये प्रिंसिपल्स जो है ना, ये प्रिंसिपल्स का गेम है। 12 स्टेप्स आर बट प्रिंसिपल्स, दीज आर बट प्रिंसिपल्स। अगर इसे ध्यान से किया जाए, बहुत सोच समझ के किया जाए, बहुत इजी है। लेकिन इसे प्रोजेक्ट वर्क नहीं बनाना है, अरे 4 स्टेप लिखना, कुछ नहीं है। किया है तो लिख लो, किया है तो लिख लो। बहुत लोग बोलते हैं ना कि जो जो चीज की है वो लिखनी पड़ेगी, जो जो चीज की है वो लिखनी पड़ेगी। पहले खुद से तो लिखूं, जब खुद हिम्मत करके लिखूंगा ना, तो मेरे अंदर का भगवान मुझे रास्ता बना के देगा कि मैं किसके संग शेयर करूं, और फिर वो 5वें कदम में कौन होगा, किसके संग में चलो। एडमिटेड टू गॉड, पहले किससे करना है? एडमिटेड टू गॉड, टू आवर सेल्स। तो चौथे कदम में क्या बोला गया? वो 5वें कदम में मैं क्या करूंगा? एडमिटेड टू गॉड, टू आवर सेल्स एंड टू अनदर ह्यूमन बींग। पहले चौथा कदम में तो भगवान और खुद से तो बोल लूं, फिर मेरा स्पॉन्सर आ ही जाएगा। जब मैं यहां तक पहुंचूंगा तो मेरे अंदर का भगवान मेरे को 5वां कदम भी करा ही देगा। तो ये सब लाइन बाय लाइन होगा, ये कोई जंपिंग वाला काम नहीं है कि मैं जानता हूं, मैं समझ गया हूं। ये जंपिंग, जानना पहचानना कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे जानने का कुछ भी नहीं, यहाँ पे सब करने का बात है। हर्षा बोगले पूरा क्रिकेट जानता, क्या वो कपिल देव बॉल करेगा तो फेस कर पाएगा? हर्षा बोगले नहीं कर पाएगा, उसको क्रिकेट खेलना नहीं आता है। वो जानता सब कुछ है, कौन सा सिक्स है, कौन सा आउट है, कौन सा यॉर्कर है, कौन सा गुगली है, कौन सा स्पिन है, कौन सा लेग स्पिन है, कौन सा राइट स्पिन है, सब कुछ जानता है। लेकिन क्या वो बैटिंग कर पाएगा? वो स्पिन खेल पाएगा? नहीं खेल पाएगा, क्योंकि ही इज अ कॉमेंटेटर, ही इज नॉट अ क्रिकेटर। वैसे ही ये प्रोग्राम भी है, मैं जानने से कुछ नहीं होगा। क्या तूने ये सारी जो चीजें बोलेगी तूने करने की प्रैक्टिस की? क्या तू अपने कैरेक्टर डिफेक्ट से दूर रहने की कोशिश करता है? भगवान न करे मैंने अपने कैरेक्टर डिफेक्ट पे काम नहीं किया, मेरे को एक बहुत सुंदर सी लड़की आकर के मेरे सामने पड़ जाती है, तो मैं क्या करूंगा? तो क्या मैं सो जाऊंगा उसके साथ? अगर जो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाते, गलत पैसे, तो क्या मैं ले लूंगा? तो फिर तो कदम किया नहीं, क्या क्या फर्क पड़ता? 12 स्टेप्स डिफ्लेट ईगो। तो ये ईगो की लड़ाई है, अपने ईगो को मारो, लीव द ई एंड लेट इट गो। स्टेप 5 इज डिफिकल्ट बट नेसेसरी टू सोब्राइटी एंड पीस ऑफ माइंड। अगर जो स्टेप 5 करेंगे, इट इज नेसेसरी टू सोब्राइटी एंड पीस ऑफ माइंड। ये नहीं कि मैं जानता हूं स्टेप 5 क्या है, ये जानने से नहीं। स्टेप 4 किया क्या? फियरलेस मोरल इन्वेंट्री की है क्या? ना, वो जानता वानता नहीं चलता यहाँ पे। ये जानता हूं, करता हूं, मैं समझ गया हूं, बिग बुक में ये लिखा, बिग बुक में वो लिखा है, सब कुछ का ये प्रोग्राम है नहीं। किया कि नहीं किया? नहीं किया तो आज नहीं तो कल वो अनमैन्युटी रहेगी, साथ में ही साथ साथ चलते रहेगी। शराब नहीं पीऊंगा लेकिन अनमैनेजेबल रहूंगा। पैसे देख के प्रॉब्लम, लड़की देख के प्रॉब्लम, गाड़ी देख के प्रॉब्लम, घड़ी देख के प्रॉब्लम। लालच मुझे आज भी आती, इतना सबको बोलने के बाद मुझे आज भी आती, लेकिन ले नहीं बैठता हूं, कर नहीं बैठता हूं। जैसे मैंने शराब रोकी है, वैसे ही मैं इन सारी चीजों को भी रोकने की कोशिश करता हूं। मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स, माई प्राइड, माई ग्रीड, माई लस्ट, माई एंगर, माई ग्लटनी, माई स्लॉथ, ये सारी चीजें मेरी प्रॉब्लम है। ये रिलैप्स, रिलैप्स कहां से आता है?
रिलैप्स कहां से आता? खाली शराब की वजह से रिलैप्स नहीं आएगा। आदमी पहले खुद अपने दिमाग को रिलैप्स करता है, उसके बाद शराब उसे रिलैप्स करती है। पहले वो गलत चीज करने की कोशिश करता है, उसके बाद वो रिलैप्स होता है। पहले मेरा दिमाग रिलैप्स करता है, उसके बाद मैं शराब की ओर जाता हूं, और फिर वो गलत काम करने के लिए मैं शराब का सहारा लेता हूं। न शराब मुझे पी के बाद मुझे कुछ गलत काम करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कुछ गलत करने वाला हूं, इसलिए मैं शराब का सहारा लेता हूं। ये मैंने हमेशा अपने आप को जितनी बार फ्लैशबैक में लेके गया हूं, हमेशा मैंने यही रियलाइज किया कि शराब इज बट जस्ट अ सिम्टम। शराब हमेशा मेरे लिए बहाना रही है। शराब का कोई दोस्त नहीं था। जितने दोस्त सब मेरे थे, शराब का कोई दोस्त नहीं था। जो भी गलत काम किए सब मैंने किए। शराब ने मेरे को मदद की है हमेशा। मेरे गलत चीजों को कराने में शराब ने मेरी मदद की है। छठा कदम, स्टेप 6, वर एंटायरली रेडी टू हैव गॉड रिमूव ऑल दिस डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर। तो ये वर एंटायरली रेडी टू हैव गॉड रिमूव ऑल दिस डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर कहां से? मैंने चौथे कदम में अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स लिखे ही नहीं, तो पांचवें कदम में मैंने किसी को बताया नहीं, तो छठे कदम में कहां से ढूंढूंगे? यहाँ पे शराब तो कहीं आ ही नहीं रही ना। शराब तो पहले कदम में, पहला आधा हिस्सा में खत्म हो गई। अब 12वें कदम में आएगी कि किसी शराबी भाई को मदद करना। उसके बीच में ये सारी बीमारी कौन दूर करेगा? वर एंटायरली रेडी टू हैव गॉड रिमूव ऑल दिस। तो कौन सा भगवान आके तुम्हारे कैरेक्टर डिफेक्ट दूर करेगा? तुमने बताया मुकेश किसी भगवान को कि तेरे कैरेक्टर डिफेक्ट है क्या? क्या क्या है तेरे कैरेक्टर डिफेक्ट? प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ। 7 इंद्रिया, 7 घातिक, तो सारे तू लेके बैठा है। तो पहले कदम के माध्यम से सब भगवान को बोल, सब भगवान को पहले कदम के माध्यम से बोल, और वो सारे चीज तेरी छठे कदम से वो दूर करने में मदद कराएंगे तेरी। तो 7वें कदम पे आता हूं तो मुझे क्या पता चलता? स्टेप 7, हम्बली आस्क्ड हिम टू रिमूव आवर शॉर्टकमिंग्स। तेरी शॉर्टकमिंग्स क्या है मुकेश? मुकेश तेरी शॉर्टकमिंग्स क्या है? अगर जो तूने अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स के बारे में नहीं जानता तो तेरे को अपनी शॉर्टकमिंग्स पता ही नहीं चलेगी। तेरी शॉर्टकमिंग्स क्या है? क्योंकि तू उसे ब्लॉक करके बैठा हुआ है। तो अपने उस कैरेक्टर डिफेक्ट को ब्लॉक करके बैठा हुआ, इसलिए तेरे को शॉर्टकमिंग नहीं पता चलेगी। व्हाट इज शॉर्टकमिंग्स? शॉर्टकमिंग का डेफिनेशन क्या है? मेरे को लड़कीबाजी करना अच्छा लगता है, मेरे को पता है मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट है, तो शॉर्टकमिंग क्या है? मेरी शॉर्टकमिंग यही तो है कि मैं जानता हूं कि मेरा ये कैरेक्टर डिफेक्ट है, फिर भी मैं दूसरों की तरफ देख करके देखते रहता हूं, घूरता रहता हूं, दिमाग में ख्वाबी पुलाव बनाते रहता हूं। अरे शायद मिल जाए तो, चांस लेते रहता हूं, शायद हो जाए तो, शायद हो जाए तो। कैरेक्टर डिफेक्ट, इसका एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगा। मान लीजिए कि मैं गाड़ी में बैठा हूं, मैं ये गाड़ी पंक्चर है, मैं पंक्चर गाड़ी को चला रहा हूं, तो ये क्या मेरी शॉर्टकमिंग नहीं होगी? मुझे मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स पता होंगे, तभी मैं भगवान को मेरी शॉर्टकमिंग्स हटाने के लिए बोलूंगा। उसके पहले मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। मुझे पता होना चाहिए ना। मैं अगर जो आपसे अगर जो अभी बोलूंगा मुझे 10 रुपए चाहिए, तो आपके पास तो 10 रुपए होने चाहिए ना मुझे देने के लिए। अगर जो है ही नहीं तो दूंगा कहां से? मैं जानता हूं मैं दे दूंगा। Made a list of all persons we had done, became willing to make amends to them। अगर चौथा कदम किया हुआ तो 8वां कदम करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि 5वें कदम में मैंने बात की है ना।
5वें कदम में मैंने बताया एक जन को, जब मैं करता हुआ आऊंगा ना तो मैं उस फोर्स के संग आगे कर पाऊंगा, लेकिन मैं सोचूंगा अचानक करने के लिए ना, नहीं होगा। वो नीचे से करता हुआ आऊंगा तो ही भरेगा, वो नीचे से करता आऊंगा तो ही भरेगा। तो पहले से ही ऊपर तक आ पाऊंगा। मैं कभी भी अचानक कोई मिल गया और मैं बोलूंगा एक स्टेप कर लिया, मैंने अचानक किसी को मिल गया और मैंने भी शुरू शुरू में दोस्तों यही किया था। इजी इजी जो अमेंड्स थे ना स्टेप 8 वाले, ओ मेरे कोई नौकर मिल गया, अरे यार शराब पी के तेरे को एक दिन गलत बोल दिया था, आई एम सॉरी। ये नहीं है, ये इतना इजी नहीं है। पहले सच लिखो, सच जानो, फिर बोलो। अचानक कोई मिल गया, सॉरी यार शराब पी के ऐसा कर दिया था, नहीं होगा इससे पूरा, मेरे लिए तो नहीं हुआ था। स्टेप 8 का जो लास्ट पॉइंट है उसको पढ़िए कितना ध्यान से। स्टेप इज 8 इज द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन से बाहर निकलना तो एकदम ढंग से यू कैन सी द वर्ल्ड इन द आई, आंख से आंख मिला के चल पाए, उस रास्ते से करना होगा। Step 9, made direct amends to such people wherever possible, except when to do so would injure them or others. तो डायरेक्ट अमेंड्स किसके संग करूंगा? डायरेक्ट अमेंड तो मुझे सबके संग करने हैं, लेकिन उन लोगों के संग नहीं करूंगा जिन लोग के लिए मैं उसको या उसके घर वालों को तकलीफ पहुंचाऊं। मेरे भी जीवन में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। मेरी गर्लफ्रेंड्स रही हैं जिनकी शादी हो गई है, और कुछ की तो मेरे फ्रेंड्स से हो गई है। अब मैं क्या उस गर्लफ्रेंड से और मेरे दोस्त से दोनों से अमेंड्स करने जाऊं? उन दोनों की भी तो जिंदगी खराब हो जाएगी ना मेरे अमेंड्स के चक्कर में। मैंने लिखा और मेरे स्पॉन्सर से बात की, मैंने अपने स्पॉन्सर को बता दिया। अब मैं उसको बोलने जाऊंगा, उसकी भी जिंदगी खराब, उसके हस्बैंड की, तो क्या मैं किसकी किसकी जिंदगी खराब कर रहा हूं? मैं अपने दोस्त की भी खराब कर रहा हूं, उसकी वाइफ की भी कर रहा हूं, और खुद की भी कर रहा हूं। तो ये मुझे नहीं करना है। ये प्रोग्राम जो है ना, इस वर्ड्स जो है ना, ये वर्ड्स में सब कुछ दिया हुआ है। ये जो स्टेप वर्क का जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, एकदम सिंपल तरीके में, एकदम डीपली दिया हुआ है। लेकिन इसे मैं डीपली लूं, पढ़ूं, समझूं तब ना। लेकिन मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना, प्रोजेक्ट वर्क बना, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ये मेरा प्रॉब्लम। मेरे साथ भी ऐसा ही था, मेरे साथ भी ऐसा ही था दोस्त। मेरे को भी बहुत बहुत बहुत, मैं इतने सवाल पूछता था, ये क्यों करूं, वो क्यों करूं, वो क्यों करूं, इन सब चीजों से घिरा हुआ था। स्टेप 10, कंटिन्यू टू टेक पर्सनल इन्वेंट्री एंड व्हेन वी वर रॉन्ग प्रॉम्प्टली एडमिटेड इट। क्या मैं आज ये कर रहा हूं? कंटिन्यू टू टेक पर्सनल इन्वेंट्री, बोलना, करना, सोचना, समझना, इस सारी चीजों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। कंटिन्यू टू टेक पर्सनल इन्वेंट्री व्हेन वी वर रॉन्ग प्रॉम्प्टली। क्या मैं आज मानता हूं? मैं आज वाकई में दोस्तों ये करने की कोशिश करता हूं। 100% नहीं भी हो, लेकिन फिर भी मैं करने की कोशिश करता हूं। आज भी मैं किसी गलत चीज के तरफ देखने की कोशिश करता हूं कि मैं अपने आप को रिटर्न लाऊं। जैसे मैं शराब से दूर रहता हूं, वैसे मैं छोकड़ीबाजी से दूर रहता हूं। आज भी लड़कियां मुझे अट्रैक्ट करती हैं, आज भी दूसरे के पैसे मुझे अट्रैक्ट करते हैं, आज भी दूसरे की घड़ी मुझे अट्रैक्ट करती है। लेकिन अट्रैक्शन में वहां रुक नहीं जाता हूं, मैं अपना डायरेक्शन चेंज करता हूं, अपनी आंखों को घुमा लेता हूं। 180 डिग्री चेंज करो, वहां से निकलो। वो ऑब्सेशन से निकलोगे तभी तुम बच पाओगे।
तुम जहां उसके अंदर, उसके पास कैसे आई, कितने मिली, क्या लिया, ये जहां तुम इस चीज के अंदर गए तुम फंस जाओगे। मत करो मुकेश ये सब काम। Sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understood Him, praying only for knowledge of His will for us and the power to carry that out। क्या मैं आज प्रार्थना करता हूं? एकदम रोज सुबह उठता हूं। मेरे को 3 साल हो गए, मैं रोज सुबह उठूंगा, अपने ग्रुप में मेरे कुछ मेंबर्स हैं कि उनको प्रार्थना भेजूंगा। मैं रोज अलग अलग प्रार्थनाएं भेजता हूं, बस, और मेरे पास कुछ नहीं है। मैं रोज सुबह उठता हूं। आज भी मैं डेली हाउ इट वर्क्स रोज पढ़ता हूँ। मोर अबाउट अल्कोहलिज्म रोज पढ़ता हूँ। पेज 86 to 88 रोज पढ़ता हूँ। हमारी जितनी 30 प्रेयर है, 30 प्रेयर मैं रोज पढ़ता हूँ, स्टार्टिंग टू लेकर के स्टेप 12 प्रेयर तक सारी मैं रोज पढ़ता हूँ। आधी से ज्यादा मुझे मुंह जबानी है, हाउ इट वर्क्स मुझे मुंह जबानी है, लेकिन रोज भी अपना लिटरेचर सामने लेकर के मैं बैठता हूँ और पढ़ता हूँ। ये मेरा नियम बन गया है। 3 साढ़े 3 साल लगभग होने आ गए, मैं किसी दिन अपना प्रेयर मेडिटेशन कभी मार नहीं दिया। मैं सुबह 4 बजे एयरपोर्ट भी जाना तो रास्ते में जाते वक्त कर लूंगा। भगवान का दिया वो एवरीथिंग ए वाला जो सॉफ्टवेयर था, उसी को मोबाइल में रखा हुआ है, जब भी चाहिए मोबाइल में कर लेता हूँ। और भगवान के जैसे ए का ऐसा कोई लिटरेचर नहीं है जो मेरे मोबाइल में आज अवेलेबल नहीं है। मैंने हर चीज डाउनलोड करके रखी है, हर चीज करने की कोशिश करता हूँ मैं, हर चीज। जैसे कहते हैं ना, क्रिकेट जब खेलते हैं रेगुलर, खेलते जाओ, जितना प्रैक्टिस उतना कंफर्टेबल। उसी तरह ये ए का प्रोग्राम, जितना आपका अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करूंगा उतना मेरे लिए अच्छा है। Step 12. Having had a spiritual awakening as a result of these steps, we tried to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all our affairs। ये जो लास्ट लाइन है ना 12वां कदम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल आवर अफेयर्स। मैं यहाँ पे जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था, मैं क्या करके आया था? मैं तो अपनी बीवी को, अपनी सासू को, अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को, मेरी माता जी को थप्पड़ मार के आया था, मेरे भाई के बच्चों को गाली दे के आया था, मेरी भाभी को गाली दे के आया था, अपने नेबर्स को गाली दे के आया था, अपने महाजनों को गाली दे के आया था, सबको गाली दे के आया था। मैंने सबसे माफी मांगी, सबसे माफी मांगी। मैं यहाँ पे जो करके आया हूं उनको तकलीफ पहुंचा, मैं ए में तो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा। ए में तो मेरे दोस्त है, आप सब है, आप सब मुझे अपना एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ है बताते हैं और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं ना, अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज अ फेलोशिप ऑफ पीपल हु शेयर देयर एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप। किताब में क्या लिखा हो तो मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, आपके पास भी किताब है, पढ़िए समझिए, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप आपके लिए काम का है, या आपका एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप मेरे लिए काम का है। क्या कहाँ लिखा वो आस्ते आस्ते, कोई 5 साल रहेगा, किसी को जल्दी पता चल जाए, किसी को थोड़ा देरी से पता चलेगा, लेकिन पता जरूर चलेगा। लेकिन किताब का वही पता चलेगा जो वहां लिखा हुआ है। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है उस भाई का एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप, ना कि वो किताब में क्या जानता है। ये जो मैंने जो पढ़ पढ़ के आपको बता रहा हूँ, क्या मेरा लिखा हुआ है? मुकेश का नहीं लिखा हुआ है, ये सब वो लिख के गए हैं। मैं क्लास 8 फेल हूं दोस्तों, मेरे को इंग्लिश कुछ नहीं आती थी, लेकिन इस 12 स्टेप प्रोग्राम और मेरी इच्छा ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। ये सब मेरा खुद से बनाया हुआ, कंप्यूटर में बनाया हुआ। मैं सारी चीजें खुद से कंप्यूटर में बनाता हूं। मैंने पेज नंबर स्टार्टिंग से लेके 164 अपने हाथ से टाइपिंग करके बिग बुक बनाई है, टाइपिंग करके कंप्यूटर में बनाई है। हर चीज का मतलब क्या है, कहाँ है, क्या स्टोरी है, क्या मीनिंग है, क्या वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है, सब कुछ किया, मेहनत की, आज मुझे उसका फल मिल रहा है। दोस्तों ये पूरा प्रोग्राम जो है ना, सेल्फ ईज का प्रोग्राम है, सेल्फ ईज प्रोग्राम है ही नहीं।
मेरे मतलब से ये सेल्फ ईज का प्रोग्राम है, सेल्फ ईज, अपने आप को आराम देने का। सेल्फिश प्रोग्राम है ही नहीं। अगर जो सेल्फिश प्रोग्राम है तो सोबर हो गया, मैं क्यों आपके पास आता। ये सेल्फ ईज का प्रोग्राम, मैं जब आपको दूंगा तो रिटर्न में मेरा भगवान मुझे कुछ लौटाएगा। ये नहीं कि मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो लौट, मेरा भगवान बैठा हुआ देखेगा क्या हम मुकेश किसी की मदद करने की कोशिश कर रहा है। जब मैं किसी की मदद करूंगा तो मेरा भगवान मेरी मदद करेगा। मेरा अंदर का भगवान, मेरे लिए कोई ऊपर से भगवान नहीं आने वाला है कि मुकेश तूने बहुत अच्छा काम किया, मैं तेरे लिए ऊपर से नीचे आ रहा हूं। मेरे अंदर के भगवान को मेरे को जगाना है और उससे मिलना है मुझे। मेरे अंदर के शैतान को मारना है और मेरे भगवान को जगाना है। जो मैं हमेशा अपना पानी जो शैतान को पिलाता था ना, अब उस पानी को मैं अपने भगवान को पिलाता हूं, तो मेरे अंदर का भगवान थोड़ा बेसी जागा रहता है और शैतान अंदर बैठा रहता है। मैंने अपने तरफ से जो शेयर कर पाया वो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप शेयर किया आपके साथ। आपको जो अच्छा लगता है आप ले सकते हैं। और ये जो भी मैंने कुछ शेयर किया वो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे जो भी मैंने लिख करके आपको समझाया वो मेरी समझ की बात है। आपको जो अच्छा लगता है आप वही लें। थैंक यू सो मच। आप सभी ने मुझे विस्तार से सुना और मैंने थोड़ा समय बेसी ले लिया। आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच कोटा बुंदी ग्रुप। थैंक यू।